अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टिक्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो वर्ड है इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं स्टिशियोमेट्री, कुछ पढ़ते हैं स्टाइकोमेट्री। असल में ये वर्ड क्या है? स्टिक्योमेट्री। ठीक है। तो स्टिक्योमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक जुबान से निकला है, यूनानी जुबान से निकला है। अब कौन से ग्रीक वर्ड से ये निकला है स्टिक्योमेट्री? दो लफ्जों से मिलकर ये बनता है। नंबर वन स्टिक्योन एंड नंबर टू मेट्रॉन। अब जो स्टिक्योन होता है उसका मतलब होता है मेजरमेंट, सॉरी, स्टिक्योन का मतलब होता है एलिमेंट्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि हम इसमें एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं, एलिमेंट्स को मेजर किया जाता है स्टिक्योमेट्री में। प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं स्टिक्योमेट्री क्या होती है। स्टिक्योमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच में हम क्या करेंगे? इस ब्रांच में हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in a balanced chemical equation। क्या मतलब कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट का मतलब है हम मालूम करते हैं। किस चीज को मालूम करते हैं? रिएक्टेंट्स की अमाउंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को। किस में? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब इसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन तीनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। रिएक्टेंट्स वो चीज होती है जो चीज आपस में रिएक्ट करती है। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको किस चीज का नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो चीज जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। जो कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं उस दौरान जो नई चीज बनेगी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो उसमें एक इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन में हमने देखना है जो रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स हैं और जो प्रोडक्ट साइड पर जो एटम्स हैं उनकी तादाद इक्वल होनी चाहिए। उनकी जो अमाउंट है या उनकी जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के नतीजे में बनता है वाटर। अब जो मैंने ये रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं? रिएक्ट कर रही हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रही हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है इसे? रिएक्टेंट्स। आमतौर पर जनरली अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स एरो के लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, जनरली बात करते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर की तो इन दोनों के रिएक्शन से वाटर बन रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या चीज है? प्रोडक्ट्स। अच्छा नेक्स्ट देखें। अब हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है क्या ये बैलेंस है।
अब देखिए लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। राइट साइड पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। ये तो बैलेंस है। अब देखो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन एटम्स की तादाद 2 है, लेकिन राइट साइड पर ऑक्सीजन एटम की तादाद क्या है? 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस इक्वेशन उस वक्त होगी जब रिएक्टेंट साइड के एटम्स की तादाद और प्रोडक्ट साइड के एटम्स की तादाद इक्वल हो। अब देखिए हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। हम सिंपली यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब दोबारा से इक्वेशन को आप देखें कि इस इक्वेशन में क्या तब्दीली आई। अब देखें कि जब मैंने यहां पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन की अमाउंट तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी होगी है? 4। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां पर भी आपको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि स्टोइकियोमेट्री में क्या करते हैं आप? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इन दोनों की अमाउंट को मेजर किया जाता है, लेकिन शर्त क्या है कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस होगी तो हम उसकी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात इसकी ये है कि जो स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट है ये किस पे बुनियाद करता है? इसकी बेसिस किस चीज पर है? इसकी बेसिस 2 लॉज पर है, जिनमें से एक लॉ आपकी बुक में डिस्कस हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं। कौन सा लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक क्या कहता है ये लॉ कि मैटर कैन neither be created nor destroyed। मैटर जो है वो इन इक्वेशंस के दरमियान, इन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें जो मैटर है ना तो वो बनता है, ना तो वो क्रिएट हो सकता है, और ना ही वो तबाह होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। वो एक फार्म से दूसरी फार्म में लाजमी तब्दील होता है, लेकिन उसके अंदर आप कह सकते हैं उनके मैसेज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं इसी इक्वेशन में कि हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, वाटर क्या है? लिक्विड। ये गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हुए, फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि इनका जो मैस है वो तब्दील नहीं होता। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई लफ्जों में आपको समझाऊं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमें क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होते हैं किसके? मैस ऑफ प्रोडक्ट्स के। मतलब कहने का ये है कि रिएक्टेंट साइड के जो मैस हैं वो इक्वल होते हैं किसके मैस के? प्रोडक्ट्स के मैस के। मजीद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं इसी एग्जांपल को लेकर कि किस तरह से रिएक्टेंट साइड के जो मैस हैं वो प्रोडक्ट साइड के मैसेस के इक्वल होते हैं। देखिए इक्वेशन लिखता हूं, H2 प्लस O2 एरो, H2O बैलेंस करें तो यहां पर 2 और यहां पे 2 लगाएंगे। अब देखिए रिएक्टेंट साइड पर 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो यहां पर कितने हैं? 4, तो इसका मास कितना हुआ? 4। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन की एटम्स की तादाद कितनी है? 2। एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 32। तो ओवरऑल रिएक्टेंट साइड पर जो मास है वो कितना हुआ? 36। रिएक्टेंट साइड पर मास कितना हुआ? 36। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड पर जो मास है वो कितना है। देखिए बच्चों यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं और एक ऑक्सीजन एटम है तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 मास और एक ऑक्सीजन मतलब 16, तो 16 प्लस 2 कितना होगा? 18। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18। यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 36।
तो प्रोडक्ट साइड पर जो मैस आया है वो कितना आया है 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो बराबर है किसके, मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। यही चीज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बताती है कि रिएक्टेंट साइड का जो मैस है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट साइड के मैस के। लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाजमी तब्दील होती है, तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अभी आपने पढ़ा कि स्टिक्योमेट्री क्या होती है, स्टिक्योमेट्री की बुनियाद किस चीज पर होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमने पढ़ा। अब इसमें एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिसका नाम है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनका काम क्या होता है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये है, ये हमें दो चीजों के बारे में बताता है। नंबर वन, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद से हम कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो होती है उसको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस करते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमें एक और चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, ये हमें बताती है मोल रेशियो के बारे में। रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड के जो मोल्स हैं उनके बारे में हमें ये बताती है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इक्वेशन में हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी जगह पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मौजूद है। आपको एग्जांपल लेता हूं, देखिए अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की वाटर की कि H2 प्लस O2 एरो H2O, बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाया था, यहां पर 2 और यहां पर 2। अब देखो बच्चों यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है इसके साथ जो मैंने ये 2 लिखा है इसी को हम कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यही क्या है आपके पास, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मैं ऑक्सीजन में देखूं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा गया, तो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा 1। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा 1। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। तो क्लियर हो चुका होगा कि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहां पर होता है और इसका मकसद क्या होता है। इसके जरिए से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और हम मोल बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल क्या होता है वो आगे जाके हम बताएंगे, वैसे आपको जनरली बता देता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। किसी भी सब्सटेंस के जो अमाउंट्स होते हैं उनको हम मोल कहते हैं। अब उनमें क्या डिटेल है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस अमाउंट की, किस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट को हम मोल कहते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखें कि ये जो चीज है 2, 1 एंड 2, इसको हम क्या कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखते हैं हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टिक्योमेट्री, जो हम पढ़ रहे हैं ब्रांच, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन, स्टिक्योमेट्री को हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। कहां पे इस्तेमाल किया जाता है इसका, इंडस्ट्री के अंदर। अब इंडस्ट्री में बच्चों कैसे इस्तेमाल होता है, हम इसका इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि हम इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को प्रिपेयर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। अब उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई बुनियादी मटेरियल चाहिए जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट्स और बना सकते हैं, कोई भी केमिकल्स बनाते हैं। तो स्टिक्योमेट्री का उसमें क्या अमल दखल है, देखो बच्चों कि स्टिक्योमेट्री की मदद से हम रॉ मटेरियल की अमाउंट डिटरमिन करते हैं, मालूम करते हैं कि रॉ मटेरियल हमें कितनी अमाउंट में चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमें डिजायर्ड है, जो हम चाहते हैं कि हम इतना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ स्टिक्योमेट्री बता सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितनी अमाउंट में होगा तो कितनी अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बात कही कि विद द हेल्प ऑफ स्टिक्योमेट्री आप क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं किसको, रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल बुनियादी मटेरियल जो हमें चाहिए, किसके लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं जितनी अमाउंट में, उसके लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री की मदद से ही हम मालूम करते हैं कि वो रॉ मटेरियल कितना होगा तो आपके पास प्रोडक्ट कितना बनेगा।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा आज का टॉपिक कि जिसपे हमने डिस्कस किया स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी मालूम करते हैं, नॉट अ क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम कह रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी मालूम करते हैं, रिएक्टेंट्स मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इसमें मालूम किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी बुनियाद किस चीज पर है, इसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है। नेक्स्ट जो बात है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है।